बहुत बहुत स्वागत है आपका 272 घंटे के महा कवरेज में। इंडिया न्यूज पर आप लगातार 272 घंटे का महा कवरेज देख रहे हैं। उस 272 जादुई आंकड़े के महासंग्राम, महामंथन के लिए जो इस स्टूडियो से बाहर यूपीए में चल रहा है, एनडीए में चल रहा है, तीसरे मोर्चे की तमाम राजनीतिक पार्टियों में चल रहा है। लेकिन हम यहां पर आपको अनूठा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। 16 महापत्रकारों का, मतलब वरिष्ठ पत्रकारों का एग्जिट पोल। अब तक आप 11 वरिष्ठ पत्रकारों का एग्जिट पोल, उनका आकलन, उनका अनुमान देख चुके हैं। इसी क्रम में अब हम अगले पत्रकार को बुलाएंगे। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और मेरे साथ दीपक चौरसिया। नमस्कार। अब मैं सीधे बुलाता हूं बिना वक्त गंवाए राहुल देव जी को। राहुल देव जी आए और अपना एग्जिट पोल हमारे साथ शेयर करें। जी दीपक जी, क्या आदेश है? सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आपके हिसाब से एनडीए को आप कितनी सीटें देते हैं टच स्क्रीन पर? एनडीए को 260 से 272-73 के आसपास मैंने दिया था। तो यानी आप लगभग पूर्ण बहुमत के आसपास दे रहे हैं, और ऐसा क्यों? मुझे लग रहा है कि पिछले एक महीने में हमने जिस तरह से एक हवा बनी हुई थी उसको और सघन होते देखा है, उसको और मजबूत होते देखा है। हमने विपक्ष का एक तरह से क्षरण होते देखा है, उसका लगभग दृश्य से गायब होते जाने देखा है। और एक वर्ग ऐसा है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, जो टीवी पर भी, बहसों में भी बहुत कम दिखता है, बोलता भी बहुत कम है, लेकिन वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, वो महिलाओं का वर्ग है। और मेरा अपना एक बोध ये है कि महिलाएं बहुत बड़ी अप्रत्याशित संख्या में, अनुपात में इस बार मोदी को वोट देंगी। और ये कहने में कोई शक नहीं कि ये मोदी के लिए वोट है, ये बीजेपी का वोट नहीं है। पहली बार हम ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति के कारण एक पूरी पार्टी या एक गठबंधन को लगभग 8 से 10% का उछाल मिल रहा है। और आप किसी सोफोलॉजिस्ट से भी बात करें, जैसे मैंने लोगों से पूछा कि भाई आपकी वेव की लहर की परिभाषा क्या है, तो उन्होंने कहा कि 10% अगर पिछले उससे ज्यादा बढ़त मिलती है किसी को, तो इसको हम लहर मान सकते हैं। और हमें लग रहा है कि वो हो रहा है उन प्रदेशों में, उन वर्गों में जहां बीजेपी कभी पहुंच नहीं पाई थी, पिछले 30 साल में नहीं पहुंच पाई थी। आज हम देख रहे हैं कि मोदी नाम का नाम पहुंच गया है, चेहरा पहुंच गया है और उसकी उपस्थिति पहुंच गई है। उनमें भी जो मोदी को जानते नहीं है, तो एक उनकी उपस्थिति जो उन्होंने बना ली देश में, हर जगह हर समय मोदी आपको उपस्थित दिखते हैं, दृश्य दिखते हैं। और दूसरे जो विपक्ष है, यानी कांग्रेस और उनके साथी और उनका जो नेतृत्व, उनका जो शून्य है, उस शून्य को एक इस तरह से इन्होंने भर दिया है कि आज मोदी ही मुद्दा है। मुझे लगता है कि एक असामान्य, बहुत ऐतिहासिक किस्म का चुनाव और परिणाम हमें इस बार मिलेगा। लोग ये कह रहे हैं अगर मोदी की लहर चली तो, ये तो क्यों लग रहा है? नहीं, मुझे तो लहर के होने में कोई शक ही नहीं है। लहर तो चल रही है, मुझे कम से कम इसमें शक नहीं है। उस लहर से उनको सीटें कितनी मिलती हैं, प्रश्न ये है। और मुझे लगता है कि सीटें भी मिलेंगी, सीटें भी मिलेगी। दीपक जी, एक यहाँ देखने वाली बात यह कि हमारा जो पैनल है 16 वरिष्ठ पत्रकारों का, उसमें आप 12वें पायदान पर आए हैं, लेकिन दूसरे पायदान पर आए हैं अजय शुक्ला के बाद, जिसने जादुई आंकड़े तक पहुंचा दिया है एनडीए को। 280 उन्होंने दिए थे, 273 आप दे रहे हैं, और कोई 270 से ऊपर नहीं बढ़ा। 273 मेरा बिल्कुल अंतिम वो था। मैंने एक रेंज दी थी, वो मेरी जो शुरुआत है वो 260 से शुरू होती है। तो आप मतलब दोनों के मीन आपको निकालना चाहिए। तो मैं 260 के ज्यादा करीब अपने को रखूंगा। 273 बिल्कुल अंतिम आंकड़ा है, वो मेरे मन का आंकड़ा नहीं है। मेरे मन का आंकड़ा 260 के ज्यादा पार लगा दी। लेकिन आपने, अब मुझे लग रहा है कि सरकार बनाने में कोई समस्या नहीं होगी, बहुमत बनाने में कोई समस्या नहीं होगी, और कुछ सीटों का अगर कुछ कमी रह जाएगी तो वो बहुत आराम से। अम्मा की हाँ के बाद आपका आकलन हुआ है, उससे पहले हो गया? नहीं, अम्मा को तो बाहर रख के मेरा आकलन है। मेरा मानना है कि अगर जरूरत पड़ेगी सहयोगियों की बीजेपी को, तो सबसे पहला उनका निशाना और उनका सहयोगी बनेंगी बीजेडी, नवीन पटनायक। उसके बाद वहां पे जगन रेड्डी बनेंगे, और तीसरे क्रम में शायद अगर उनको जरूरत पड़ी तब वो जयललिता के पास जाएंगे। हो सकता है कि उसकी नौबत ना आए, हो सकता है उसकी नौबत ना आए। आप यूपीए को कितना देता है? यूपीए को मेरे हिसाब से 130 के आसपास मिलनी चाहिए, 125 से 130। और इसमें कांग्रेस को क्या आप 100 के नीचे लाके खड़ा कर रहे हैं? नहीं, 100 तो मिलनी चाहिए उसको, 100 मिलनी, लेकिन 100 से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी। और इस आकलन के पीछे आपका गणित क्या है? आपने कहा कि शून्यता थी कांग्रेस के अंदर, बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद भी 3 डिजिट तक आना, आपको नहीं लगता कि
उसके लिए बेहतर परफॉर्मेंस होगा इन हालात में? 100 उसके लिए इस बार जो माहौल है उसमें अच्छी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा हम नहीं मान सकते कि स्थानीय निष्ठाएं, स्थानीय लोग, स्थानीय उम्मीदवार, आखिर बीजेपी कांग्रेस का अपना एक बड़ा आधार है और बहुत से उन प्रदेशों में जहां पे सीधे सीधे बीजेपी से उसकी टक्कर होती है, हम देखेंगे चाहे गुजरात भी उनमें से, गुजरात की चर्चा हुई, वहां पे वोटों में अंतर, वोट शेयर में अंतर हमेशा उनका काफी रहा है। तो एक बड़ा ठोस मताधार है कांग्रेस का, जो शायद इतना ज्यादा नहीं छिटकेगा, लेकिन जो जीत दिलाने वाले वोट होते हैं सब जगह, वो इस बार नहीं उसको मिलने वाले हैं और उसके अपने वोट भी खिसक ही रहे हैं। अपने वोट भी खिसक रहे हैं। अन्य को कितना देते हैं सर आप? अन्य को मेरे हिसाब से लगभग 140 मिलनी चाहिए। 140 मिलनी चाहिए। क्या इसमें कुछ ऐसी होंगी जो छिटक कर बाद में एनडीए के पाले में आ सकती हैं? हाँ, आ सकती है, निश्चित रूप से आ सकती है। और कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जिन पर आपकी नजर होगी? देखिए, एक मोटी सी कसौटी में आपको देता हूं, पार्टियां हमें मालूम है, वो पार्टियां जो अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए और निकट भविष्य के अस्तित्व के लिए मुस्लिम वोटों पर निर्भर नहीं है, जिनको उतनी सख्त जरूरत मुस्लिम वोटों की नहीं है, उनको एनडीए के साथ आने में कोई समस्या नहीं होगी। और हम जानते हैं कि बीजेडी पहले आ चुकी है, वो उनके साथ रह चुके हैं, उनको ऐसी कोई समस्या नहीं है। ममता भी रह चुकी है, लेकिन ममता को चूंकि अभी विधानसभा चुनाव का सामना करना है, वहां पे इसलिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रह चुकी है, तो लेकिन वो उतनी बड़ी उसकी हैसियत नहीं है, इसलिए हम उसको अभी उसमें नहीं कर रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जरूरत पड़ी तो आ भी सकती है, क्योंकि कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर किसी की भी सरकार हो, केंद्र में किसी की भी सरकार हो, उन प्रदेशों को खुद चलाने के लिए अपने आप को और अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए और अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र की मदद की और एक दोस्ताना केंद्र सरकार की जरूरत होती है। तो ये एक ऐसी मजबूरी है जिसके आगे उनको अपनी राजनीतिक मतभेद भी भुलाने पड़ते हैं। उड़ीसा की भी यही स्थिति है, एक हद तक पश्चिम बंगाल की भी ये स्थिति है, नॉर्थ ईस्ट में ये स्थिति रहती है और जम्मू कश्मीर में भी ये स्थिति रहती है। मतलब मजबूरी में जो है ये मौसम और ये दूरी मिट जाएगी। भाई ऐसा है कि जब 182 सीटें पाकर एनडीए का शासन अगर चल सकता है, सरकार बन सकती है, तो ये तो कोई भी यहां नहीं कह रहा है, आपके 16 में से किसी ने नहीं कहा होगा कि 182 भी नहीं मिलेंगी। तो अगर 200 से ऊपर ही सब दे रहे हैं तो फिर मतलब मुझे तो कोई समस्या नहीं। और रोटी कपड़ा मकान का गाना याद आ गया था ना, उन्होंने कहा कि मतलब मजबूरी ऐसी है कि मौसम और ये दूरी नहीं रहेगी, वो भी है। लेकिन अवधेश, सबसे बड़ी चीज जो मुझे दिख रही है, तो मैंने महिलाओं वाली बात कही, दूसरी उसका जिक्र पहले भी हुआ है कि लगभग 12 करोड़ नए मतदाता इस बार आए हैं। इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में नए मतदाता कभी नहीं आए। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो भारत को मिलना शुरू हुआ है, और हम जानते हैं, घूमे हैं, सबको पता है कि ये जो नया मतदाता है, ये विचारधाराओं के बोझ से लदा हुआ नहीं है, वो अतीत के बोझ से भी लदा हुआ नहीं है, वो इतिहास में नहीं, वो भविष्य में जीता है। उसको वो देख रहा है ऐसा नेतृत्व और ऐसी पार्टी और ऐसा नेता जो उसको भविष्य निर्माण के सपने और आभास दे सके, उसको विकास का आभास दे सके। सिर्फ आभास का 10 करोड़ के करीब नए मतदाता, 10 करोड़ 12 करोड़ 31 लाख, 12 करोड़ 31 लाख, 12 करोड़ है, लेकिन वो सारे वोट नहीं देंगे। लेकिन 12 करोड़ में है 12 करोड़ के नए वोटर 100% वोटिंग तो नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ, आधे भी देते हैं, आधे भी देते हैं, तो हाँ? बहुत बड़ी संख्या है, 6 करोड़ बहुत बड़ी संख्या, तो बहुत बड़ी संख्या है। और वो ये जो नया मतदाता है, अगर आप थोड़ा सा भी बाहर निकले, हम सब जानते हैं, अपने बच्चों को ही अगर हम देख लें, तो हम देख रहे हैं कि उसको कौन पसंद आ रहा है। उसके सामने अब सांप्रदायिकता कोई मुद्दा नहीं है, उसके सामने समाजवाद कोई मुद्दा नहीं है, उसके सामने मुद्दे बिल्कुल दूसरे हैं। और हमने इस बार एक और चीज और देखी, जो आप सबने शायद महसूस की होगी, कि बीजेपी जो अब तक ब्राह्मणों, बनियों और शहरों की पार्टी मानी जाती थी, आज वो गांव की पार्टी में भी है, गांव की महिलाओं में भी और दलितों की महिलाओं में और ओबीसी महिलाओं ने भी उनकी चर्चा शुरू हुई है और मोदी वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन ये एक आश्चर्यजनक काम। केजरीवाल तो कहते कि इस देश का युवा उनके साथ है। इस देश का युवा उनके साथ था, और इस देश के, मैं फिर कह रहा हूं कि यही जो युवा है कि जो एक समय कम से कम दिल्ली में और दिल्ली के आसपास अब विस्फोटक रूप से केजरीवाल के साथ गया था, क्योंकि उसने एक उनको आभास मिला था नए तरह का। लेकिन अब केजरीवाल से निराश यही युवा बहुत बड़ी संख्या में मोदी की तरफ चला गया है। केजरीवाल के पूर्व समर्थक आज बहुत बड़ी संख्या में मोदी की तरफ गए हैं। ये कम से कम मेरा आकलन ये है। इसलिए मुझे लगता है कि ये एकदम नया चुनाव होगा और स्पष्ट चुनाव होगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल देव जी। मैं अशोक टंडन जी को बुलाता हूं और साथ में मेरे सहयोगी अनुराग मुस्तान, और हम दोनों इस बहस को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत स्वागत है अशोक टंडन जी आपका। सबसे पहले वही सवाल कि क्या नंबर आपने दिया एनडीए को? अनुराग, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने नंबर से पहले कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा। मैंने पत्रकार के नाते 1977 का चुनाव कवर किया था और उस 1977 के चुनाव में जो अंडर करंट था उसको देश की जनता और देश के नेता भांप नहीं पाए थे। मुझे याद है जॉर्ज फर्नांडिस को जब नॉमिनेशन भरने के लिए कहा गया था तो उनका कहना था कि क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो, कौन आएगा वोट डालने हमको। बिना गए वो 3.25 लाख वोट से जीते थे। उस चुनाव को मैं इस चुनाव के साथ कंपेयर करना चाहता हूं। जिस तरह का एंटी इनकम्बेंसी अंडर करंट इस देश में इस समय चला है वो 1977 में मैंने देखा था। इसलिए मेरा ऐसा मानना है 1977 में भी इतने बड़े अंडर करंट के बावजूद भी जनता पार्टी दक्षिण में नहीं पहुंच पाई थी। तो ऐसे में जो इस समय माहौल मैंने नोट किया है उस सब को देखते हुए और कुछ ऐसे कारण जिसका मैं प्रभु और हमारे संतोष भारतीय का भी उसको लेना चाहता हूं कि ये दोनों ये तो कह रहे थे कि मोदी की लहर है, अगर वोट पड़ेगा तो मेरा मानना है कि वोट पड़ा है लेकिन सीट में कन्वर्ट होने में कहीं कहीं पर ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण सीटें उस प्रकार से नहीं आएंगी। जैसा कि मैं बताऊं, मैंने आंध्र प्रदेश के 2009 के चुनाव का विश्लेषण किया। एक सीट को छोड़कर बीजेपी का वोट शेयर 10% से ज्यादा कहीं नहीं था। उड़ीसा, एक सीट को छोड़कर पूरे उड़ीसा में बीजेपी जो पहली बार अकेले लड़ी 2009 का चुनाव, किसी सीट पर 6-7% से ज्यादा शेयर नहीं था। वेस्ट बंगाल, अगर हम दार्जिलिंग की सीट को छोड़ दें, पूरे वेस्ट बंगाल में 2009 में बीजेपी का वोट शेयर कहीं डबल डिजिट नहीं था। इन कारणों से केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, इस बेल्ट को अगर हम देखें, यहां पर आप देखेंगे जब परिणाम आएंगे कि बीजेपी का वोट शेयर बहुत बड़ा है लेकिन वो सब जगह सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। इसके कारण ये कहना कि मोदी की वेव नहीं है और वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, मैं इस बात को मानता नहीं। मेरा मानना है कि इस प्रकार का चुनाव 1977 के बाद हो रहा है और इस बार मोदी की वेव पूरे वेस्टर्न बेल्ट में और नॉर्दर्न बेल्ट में है, जिसके कारण सीटों का जो आंकड़ा मेरे अनुसार बनेगा वो बनता है 266 एनडीए को। अब आप कहेंगे कि जब मैंने इतनी बड़ी वेव की बात की तो सीट फिर भी 7 सीट कम नैया पार हो जाती है। आप तो वाजपेयी जी के सलाहकार भी रहे। देखिए, मेरा ये अपना व्यक्तिगत आंकलन है। मैंने जैसे पहले कहा, सीटों के मामले में जो कमी पड़ेगी उसमें ये ईस्टर्न बेल्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। पश्चिमी बंगाल में मोदी की लहर के बावजूद भी क्या मोदी पश्चिमी बंगाल की सीट पर 25% या 20% का अंतर डाल सकते हैं वोट में? इसी कारण आप देख रहे हैं कि एग्जिट पोल में पश्चिमी बंगाल में 1 या 2 सीट से ज्यादा कोई दे नहीं रहा। यही स्थिति आंध्रा में भी है। टीडीपी के साथ अलायंस होने के कारण आंध्रा से सीट आ रही है। उड़ीसा में बहुत लोग 10 भी दे रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उड़ीसा में एक सीट पर 21% वोट था, बाकी सब जगह 10% से कम था, तो सीट में इसलिए कन्वर्ट नहीं होगा। एक दूसरा कारण जो मेरे समझ में आया है कि जिसके कारण ये 7 की कमी पड़ने वाली है कि कई स्थानों पर बीजेपी के सिटिंग एमपी अड़चन में है। और ये बात सब जगह कैंपेन में देखने में आई कि वो आखिर में जब ये देख रहे थे कि बड़ी भारी एंटी इनकम्बेंसी है, उन्होंने लोगों को हाथ जोड़कर कहा कि हमारी कमजोरियों की, मेरी गलतियों की सजा मोदी को क्यों दे रहे हैं। इसके कारण लगता है कि कई सिटिंग एमपी हार भी सकते हैं। मैं उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन एक हमारी कमजोरियों की, मेरी गलतियों की सजा मोदी को क्यों दे रहे हैं। इसके कारण लगता है कि कई सिटिंग एमपी हार भी सकते हैं। मैं उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन एक प्रदेश का उदाहरण दूंगा।
वहां के मुख्यमंत्री ने और प्रकाश सिंह बादल ने ये बात पब्लिक के सामने है, 2 दिन पहले ये कहना पड़ा कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो उसकी सजा आप मोदी को क्यों दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिटिंग एमपीज की एंटी इनकम्बेंसी ये पूर्ण बहुमत के साथ के आंकड़े को छूने के कारण उसके रास्ते में आ सकती है। इसलिए मेरा जो 266 का आंकड़ा है, इसको मेरा मानना है कि ये लगभग पूर्ण बहुमत के करीब है। ये आपका मैक्सिमम है, मिनिमम क्या है? मेरा ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, मेरा मिनिमम है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको कंजर्वेटिव इसलिए दिया है कि मुझे ईस्टर्न बेल्ट में ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा में बीजेपी के पक्ष में सीट कन्वर्ट होते हुए उतनी दिखाई नहीं दे रही है। इस आंकड़े में 236 का केवल नंबर अलाइज का है और बाकी 230 के करीब बीजेपी के। अब अलाइज बीजेपी के सीट ज्यादा नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि अलाइज का नंबर बहुत कम है। देखिए, शिवसेना एक ऐसा अलाई है जिसका आंकड़ा डबल डिजिट में जाएगा। तमिलनाडु के सारे अलाइज मिलाकर भी शायद डबल डिजिट में नहीं जाएगा। अकाली दल तो कुल वैसे ही सीट पंजाब में कम है और उसके बाद बिहार के अलाइज की भी क्षमता इतनी ज्यादा नहीं है। तो कुल मिलाकर मेरा मानना है कि 36 सीटें अलाइज लाएंगे और 230 सीट बीजेपी लाएगी। ये इससे थोड़ा आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बहुत कुछ दारोमदार होगा आंकड़े के बढ़ने में, क्योंकि स्कोप केवल उत्तर प्रदेश में है। बिहार को मैंने ठीक ढंग से समझ लिया है। उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत वेरिएशन आ रही है। शायद 46 से लेकर 67 तक सीट एग्जिट पोल्स दे रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर कुछ बिल्कुल सचमुच में मोदी का जादू चला तो ये आंकड़ा और 10 ऊपर जा सकता है। यूपीए के बारे में आप क्या कहते हैं सर? 95 ऑल टाइम लो। ऑल टाइम लो। इसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत पुअर है। कांग्रेस किसी भी राज्य में डबल डिजिट में नहीं पहुंच रही है और इसके साथ अलाइज भी बहुत ज्यादा नहीं है। शिवसेना एक अलाई है जिसकी अपनी स्थिति कांग्रेस जैसी ही है महाराष्ट्र में, इसलिए बहुत ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसमें अलाइज में केवल लालू हैं जो डबल डिजिट टच करेंगे। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के और 2-4 अलाइज हैं, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस का अपना परफॉर्मेंस बहुत पुअर हो रहा है। शायद ऑल टाइम लो है और ये बात लगभग सभी एग्जिट पोल बता रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति इस बार सचमुच में बहुत ही खराब आने वाली है। अदर्स को कितने नंबर देंगे सर? 182। इसमें देखिए, तृणमूल कांग्रेस की बहुत संख्या आ रही है, एआईएडीएमके की बहुत बड़ी संख्या में नंबर आ रहा है, बीजू जनता दल का भी नंबर आने वाला है और जितनी और छोटी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, बीएसपी है, सपा है और इस तरह से नॉर्थ ईस्ट की पार्टीज हैं। तो मेरा मानना है कि अदर्स का नंबर इस बार 182 के लगभग रहने वाला है, क्योंकि कई बड़ी रीजनल पार्टीज हैं जिनका अपने अपने राज्य में होल्ड है। जैसा पश्चिमी बंगाल में सभी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, ममता तो उन एग्जिट पोल को भी मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उनका नंबर और बहुत ज्यादा आने वाला है। इसी प्रकार से एआईएडीएमके का नंबर भी 20 या 22 के लगभग सभी बता रहे हैं। और तो आंध्र प्रदेश की रीजनल पार्टी, आंध्र प्रदेश में एनडीए में टीडीपी है, अगर उसको छोड़ दे तो जगन और टीआरएस, ये दोनों पार्टियों का नंबर बहुत बड़ी संख्या में जाना है। और कांग्रेस का सबसे ज्यादा नुकसान आंध्र प्रदेश में हो रहा है। 31 सीट वाली पार्टी पिछली बार, इस बार शायद 1 या 2 सीट पर सिमट जाएगी। तो इस कारण अदर्स का नंबर इस प्रकार से मेरे हिसाब से 182 के करीब आ रहा है। सर, आप तो बिल्कुल अंदर के खबर रखते हैं, कितनी मिनिमम सीटें मिले भारतीय जनता पार्टी को कि सरकार बन जाएगी? देखिए, मैं इस मामले में बाकी लोगों से सहमत हूं, राहुल देव जी से भी, कि 250 एक ऐसा नंबर है जिसके बाद बाकी लोग हिम्मत छोड़ देते हैं। जब 250 एनडीए की आएंगी तो बाकी लोग कोशिश भी नहीं करेंगे और कांग्रेस को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी। जिस दिन कांग्रेस को या यूपीए को 100, सर मैंने मिनिमम कहा, क्या 180 का फिगर ठीक रहेगा? बीजेपी अगर मिनिमम 180 आती है तो सरकार बना लेगी? 180 का तो कोई सवाल पैदा हो नहीं रहा, क्योंकि कोई भी एग्जिट पोल 180 200 से नीचे जा नहीं रहा है। हमारे कुछ मित्र साथी जरूर जा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये सवाल अब हाइपोथेटिकल हो गया है। 200 एक ऐसा थ्रेशोल्ड होता है, जैसा राहुल देव जी भी कह रहे थे, अगर 182 से एनडीए की सरकार बन सकती है तो 200 से ऊपर एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। लेकिन मेरा मानना है कि 250
एक ऐसा थ्रेशोल्ड है जिसमें सरकार अपने आप इन्हीं एग्जिस्टिंग एनडीए पार्टनर्स के दम पर ही बन जाएगी और किसी बड़े अलायंस पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए ये अटकलें भी लगभग समाप्त हो गई हैं और शायद यही कारण है कि बीजू जनता दल जैसे जो पुराने एलाई थे वो स्वयं से आगे आकर ये कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं। तो मानकर चलना चाहिए कि सरकार नरेंद्र मोदी की बन रही है। नंबर 5-7 से बढ़ सकता है, 5-7 से कम हो सकता है, लेकिन ये एक एकेडमिक डिस्कशन का ही मुद्दा रह जाएगा। कुल मिलाकर स्थिति बहुत स्पष्ट है। देश ये मान चुका है कि इस बार स्थायी सरकार आने वाली है और शायद देश चाहता भी यही है कि इस बार देश में स्थायी सरकार आए ताकि देश का विकास हो सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशोक टंडन जी। हम करना चाहेंगे खूबसूरत आकलन के लिए। सरकार फिर भी अशोक टंडन एनडीए की ही बना रहे हैं और निर्विरोध बना रहे हैं, बिना किसी परेशानी के बना रहे हैं। सर, आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। हमारे साथ अब अगले वरिष्ठ पत्रकार जो अपना आकलन पेश करेंगे, श्रवण गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत देर से। श्रवण गर्ग साहब, नंबर मैं आपसे पूछूं उससे पहले जो कुछ भी आपने 9 चरणों में मतदान के दौरान देखा सुना और जो उस पर आपकी विशेष राय है वो पहले आप बताएं और उसके बाद मैं आपसे नंबर पूछूंगा कि क्या आपका नंबर है एनडीए का, क्या यूपीए का। दीपक जी। देखिए, जो इतने तमाम अपने सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको सुनने के बाद और जो चीज इतने 9 चरणों में हमने देखी और जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, 3 चीजें सामने आ रही हैं। पहली चीज तो ये सामने आ रही है कि केंद्र के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसने जबरदस्त तरीके से इसमें काम किया है। 4 महीने पहले, 3 महीने पहले मोदी को लेकर बहुत सारे लोग शंकित थे, आशंकाओं से भरे हुए थे और मेरा भी ऐसा व्यक्तिगत तौर से मानना था कि ये जो बीजेपी के नेतृत्व में या एनडीए के नेतृत्व में सरकार का बनना मुश्किल है। पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी कैंपेन को सिंगल हैंडेडली एक हाथ से बिल्कुल अंजाम दिया, जिसमें मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरी कैंपेन मोदी आधारित थी, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। पूरा ये देश के लिए कितना अच्छा है खराब है ये तो अब आने वाला वक्त तय करेगा कि इसमें पार्टी काफी पीछे चली गई और एक व्यक्ति काफी ऊपर आ गया। ये अलग बहस का विषय है। मैं इसमें 4-5 चीजें जो कंट्रीब्यूट करती हैं पूरे आंकड़ों को, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि पिछली बार मोदी नहीं थे परिदृश्य पर और एनडीए को 159 सीटें मिली थी। मेरा जो अभी आकलन है वो आकलन यह है कि करीबन एनडीए को 260 सीटें मिल सकती है। मोदी के नेतृत्व में सरकार बनना बिल्कुल तय है और एनडीए की सरकार बिल्कुल बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब मुद्दा यह है कि ये जो 100 सीटें या 120 सीटें कहां से बढ़ रही हैं। आप अगर एनालिसिस करेंगे तो ये सीटें बढ़ रही है, राजस्थान से बढ़ रही हैं, आंध्र से बढ़ रही हैं, बिहार से बढ़ रही हैं, उत्तर प्रदेश से बढ़ रही हैं, हरियाणा से बढ़ रही है, दिल्ली से बढ़ रही है और आसाम से बढ़ रही हैं। कुल मिला के मुद्दा यह है कि ये 100 सीटें इन राज्यों से आ रही है जहां पर इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला परफॉर्मेंस है 2009 का वो काफी कमजोर रहा है। राजस्थान में मान लीजिए 4 सीटें थी और आज 24 सीटें अगर आ रही है। आंध्र में 0 सीट थी और आज अगर वहां आंध्र और तेलंगाना में मिला के 20 सीटें आ रही है। बिल्कुल। बिहार में अगर 12 सीटें थी और वो अगर 22 आ रही हैं, यूपी में अगर 10 सीटें थी और अगर वहां 45-50 सीटें आ रही है, हरियाणा में अगर 0 सीट थी और अगर 5 या 6 सीटें आ रही है, दिल्ली में 0 सीट थी अगर वहां बढ़ रही है 4-5 सीटें आ रही हैं। ये जो सीटें मिल रही हैं ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की झोली में जा रही हैं। जी। दूसरा पॉइंट यह है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका खामियाजा कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार को, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार को, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार को, आंध्र में कांग्रेस की सरकार को। यूपीए का जी, आप यूपीए का पूछ रहे हैं मुझसे नंबर? जी हेलो जी जी सर, यूपीए का मेरे हिसाब से 110 के करीब होना चाहिए।
और अदर्स का? 110 के करीब। और अदर्स का? यूपीए का बता रहा हूं 110 के करीब होना है जी। अदर्स का मेरे हिसाब से 180 के करीब होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण, बता रहा हूं मैं आपको 180 के करीब होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रवणकर जी। तो अनुराग अगले नाम की तरफ चलते हैं और अगला नाम हमारे साथ प्रदीप सौरभ जी हैं। प्रदीप सौरभ जी आमंत्रित करते हैं। आइए। दीपक जी आप बता दें, प्रदीप सौरभ हमारे साथ हैं। प्रदीप सौरभ साहब ने बहुत दिलचस्प आंकड़े दिए हैं। उनके आंकड़े हम बताएंगे। मोदी की लहर है तो एक अलग आंकड़ा उन्होंने दिया है और मोदी की लहर के बिना एक अलग आंकड़ा दिया है। वो मैं आपसे पूछूंगा, नंबर अभी मत बताइए, पहले अपना आकलन पेश करिए कि क्या अब तक आपका आकलन है। 9 चरणों का मतदान हो चुका है, मोदी की लहर है, केजरीवाल। अच्छा ये बताइए मोदी की लहर है कि नहीं है? मैं लहर और बढ़त का अंतर जानना चाहता हूं। अगर बढ़त और लहर का अंतर आप समझते हैं तो मैं लहर नहीं मानता इसको, मैं बढ़त शब्द का इस्तेमाल बढ़त शब्द का इस्तेमाल करूं। लहर है या बढ़त है या कहर है या जहर है, ये हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। चले वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सौरभ अपना आकलन बताएं दीपक जी के सवाल का जवाब कि मोदी की लहर है, कहर है या फिर जहर है। उससे पहले कुछ तस्वीरें आ रही हैं, आपको दिखा देते हैं। देखिए प्रधानमंत्री का विदाई भोज जो दिया गया है उसकी ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री की विदाई में डिनर जो सोनिया जी ने दिया उसकी तस्वीर, वहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शरीक हो रहे हैं। उन्हीं के सम्मान में उनके इस तमाम कार्यकाल पर पूरा यूपीए उन्हें विदाई दे रहा है और उसी उपलक्ष्य में यह भोज आमंत्रित कराया गया, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ा सुकून प्रधानमंत्री के चेहरे पर देखा जा सकता है। अवधेश जी हंस रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री कह चुके थे कि अब अगली पारी उन्हें नहीं खेलनी है, तो अब ये इससे अच्छी विदाई और क्या हो सकती है। सोनिया जी भोज दे रही हैं, डिनर दे रही हैं, तमाम तमगे देखिए आप, ये प्रशस्ति पत्र उनको मिल रहे हैं। सुकून पार्टी को डुबोने के बाद क्यों आ रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। नहीं खैर वो ऐसा नहीं मानते, उन्होंने कहा कि मैं कम बोला लेकिन मेरा काम बोला और इतिहास मूल्यांकन करेगा। हाँ गिफ्ट बहुत मिल रहा है प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री उनकी पत्नी गुरशरण कौर आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। एक भव्य समारोह, एक डिनर पार्टी यूपीए ने इस वक्त दी है जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, उन्हीं के सम्मान में समारोह है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। चलिए वापस लौटते हैं अपने महा कवरेज पे 272 घंटे के। प्रदीप सौरभ जी से वो सवाल का जवाब लेते हैं जो ब्रेक पर जाने से पहले दीपक जी ने पूछा था कि आप मानते हैं मोदी की लहर है या फिर मानते हैं कि जहर है और कहर है? नहीं, न मैं जहर मानता हूं न कहर, लेकिन लहर और बढ़त का अंतर मैं जानता हूं और मैं इसको बढ़त मानता हूं, लहर नहीं। आप बढ़त मानते हैं? निश्चित तो आप एनडीए को कितने नंबर देते हैं? एनडीए को जो मैं एक तो पहली एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चुनाव में राजनीतिक भविष्यवाणी का मैं पक्षधर नहीं हूं, लेकिन चूंकि आपका कार्यक्रम ऐसा है और एक खास तरह का दबाव बनाया गया और उस आधार पे मैंने एक आकलन निकाला। दबाव नहीं बनाया गया, दबाव नहीं, बिल्कुल दबाव नहीं बनाया गया। मैं दीपक जी यही कहना चाह रहा हूं, जब आपके लोग मेरे से इस आंकड़ों की पूछ रहे थे तो मैं लगातार इस बात का विरोध कर रहा था कि मेरे से आंकड़ा मत पूछिए, मैं आपको एक सवाल है सर, बीजेपी कह रही है अच्छे दिन आने वाले हैं, पूरी पार्टी भविष्यवाणी कर रही है, तो आपको भविष्यवाणी सवाल ये भी कर रहे हैं कि रातें कैसी होंगी। ये भी एक सवाल है, अगर अच्छे दिन आने वाले हैं तो रातों का भी सवाल है कि ये रातें कैसी होने वाली। दिन अच्छे तो रात भी अच्छी होगी सर। ये तो चांदनी रात भी हो सकती है, लेकिन लोगों की चांदनी रात होगी तो माशाअल्लाह क्या बात है। ये कहते हैं कि दिन अच्छे आने वाले, तो मैं दूसरों को रिप्रेजेंट करते हुए कह रहा हूं कि लोग ये भी पूछ रहे हैं कि रातें कैसी होंगी, और रातें तो चांदनी रात भी होती है और खूबसूरत रातें होती है, ऐसा भी नहीं है। तो एनडीए को आपने 220 की रात भी होती है। एनडीए को मैं 220 सीट दे रहा हूं। किस आधार पर? मेरा आकलन ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार, ये इस आंकड़े के पीछे उत्तर प्रदेश और बिहार को मैं रख रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार में 120 सीटें हैं, 80 और 40। अगर बिहार की हम बात करें तो एनडीए के पास पिछली बार 32 सीटें थी। वो कोई भी चैनल, आप भी इस बात को ये नहीं कह रहा है कि वहां से 32 सीटें एनडीए को आने वाली है, नंबर 1। नंबर 2
कि जो आकलन किया जा रहा है कि 15 तो बीजेपी के पास थी और जेडीयू के पास 17, तो अब जो 17 का बंटवारा है, 15 तो हमारी इंटैक्ट, 17 का जो बंटवारा है वो आरजेडी और बीजेपी के अंदर होने वाला, और जेडीयू को इसीलिए कम दिखाया जा रहा है। लेकिन मेरा इसमें मानना है कि जब एक कॉम्बिनेशन बीजेपी और जेडीयू कॉम्बिनेशन जब एक्ट करता है, अति पिछड़ा, पसमानदा, सवर्ण, वैश्य, भूमियार, ब्राह्मण मिलके ये 32 के आंकड़े में पहुंचते हैं, तो अगर जेडीयू को इसका नुकसान हो रहा है, उनके पास एक और चीज है कि एक इनकम्बेंसी भी कह सकते हैं, जो कि नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों पार्टी ये विकास के नाम पे और सफलता के नाम पे जीत के आई थी दोबारा। तो ये अगर जेडीयू को नुकसान हो रहा है तो सवाल बहुत साधारण सा है कि ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं हो। लेकिन भविष्यवाणी से आप बच नहीं पाए, क्योंकि मेरे पास जो आंकड़ा उसमें आपने कहा कि अगर मोदी की लहर है, अगर है तो 260 प्लस दे रहे हैं आप। नहीं, तो मैं और इसको और ऐड ऑन कर देता हूं कि मेरा ये मानना है कि अगर 200 सीट भी आती है, 200 सीट, तो भी मोदी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं। लेकिन सोनिया गांधी कुछ और कह रही हैं सर। जो ये प्रदीप सौरभ क्या कह रहे हैं, प्रश्न बता रहा हूं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि जो भोज चल रहा था अभी, उसमें उन्होंने कहा ये एग्जिट पोल वगैरह आप देखते रहिए, लेकिन यकीन इन पर मत कीजिए, हमारी तैयारी पूरी है, तमाम दलों से हम संपर्क में हैं और हमारी बातचीत चल रही है। देखिए, एग्जिट पोल की हमें परवाह नहीं है, ये कहा सोनिया गांधी ने। उन्होंने कहा कि हम क्षेत्रीय पार्टियों के लगातार संपर्क में हैं और किसी तरह से कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये सोनिया गांधी के इस बयान का आकलन करें तो हम पहले एक बार जान लेते हैं अपने संवाददाता मिथिलेश से कि सोनिया ने एग्जैक्टली कहा क्या है। मिथिलेश। अनुराग, दो बड़ी बातें रही। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के सम्मान में भोज दिया था, यहाँ पर राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। ऑर्डिनेंस फाड़ने वाली घटना याद होगी आपको। हालांकि उसके बाद पूरी यूपीए की सरकार नतमस्तक थी, राहुल गांधी के चरणों में जो कहा वो किया गया। लेकिन आज ऐसे मौके पर भी राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। दूसरी बात, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि एग्जिट पोल जो भी दिखा रहे हैं दिखाने दीजिए, हम बाकी अन्य दलों के संपर्क में हैं। जाहिर तौर पर जो अब तक बात कही जा रही थी अपने लोगों को, कांग्रेस अध्यक्ष ने उसे नकारते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर नहीं किया है, बाकी दलों के संपर्क में है। आपको अनुराग याद होगा, खुद कांग्रेस अध्यक्ष के सचिव, राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने भी हमसे बातचीत में कहा था कि मोदी को रोकने के लिए जो भी काम करने होंगे हम करेंगे। इसी लाइन पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, बाकी दलों के संपर्क में है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि 200 से ज्यादा का आंकड़ा एनडीए क्रॉस नहीं कर पाएगा। इस भोज समारोह में राहुल गांधी भी थे क्या मिथिलेश? अनुराग, यही सबसे बड़ी बात है कि मनमोहन सिंह को सम्मान देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने आवास जनपद पर डिनर दिया था। उस डिनर समारोह में राहुल गांधी नहीं थे, कांग्रेस के उपाध्यक्ष नहीं थे। जाहिर है इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं थे, लेकिन सच्चाई यही है कि अब जब जाते हुए प्रधानमंत्री को सम्मान देने के लिए उनकी मां और कांग्रेस अध्यक्ष ने भोज दिया, रात्रि भोज दिया, उस भोज में तमाम नेता मौजूद थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कई मुख्यमंत्री मौजूद थे, तमाम महासचिव मौजूद थे, कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद थी, लेकिन राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। दीपक जी, मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगा। इस वक्त इस तरह की हवा बनाने का क्या मतलब है कि हमारी तैयारी पूरी है, तमाम दलों से हम संपर्क में हैं और एग्जिट पोल आप देखिए, लेकिन कोई डरने की जरूरत नहीं, चिंता देखिए, बड़ी सीधी सी स्ट्रैटेजी है। सीधी सी स्ट्रैटेजी कांग्रेस की यह है कि उन्हें किसी भी हालत में मोदी को रोकना है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे, किसी भी स्तर तक जाएंगे। वो हो सकता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से उनके तमाम नेता बात करें। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 10 मेंबर्स की एक कमेटी बना दी गई है जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में है, जो मोदी के साथ नहीं जाना चाहते हैं, ऐसे नेताओं की लिस्ट बनाई जा रही है। उनसे टेलीफोन पर बातचीत की जाएगी 16 तारीख के बाद और एक ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा, अगर बहुमत से थोड़ा भी शॉर्ट रह जाते हैं तो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर देने की कोशिश भी की जाएगी कि इनके पास 272 का नंबर नहीं है, हम तमाम लोग भले से सरकार बनाने की हालत में ना हो, लेकिन इनको समर्थन नहीं देंगे। तो अब मिशन मोदी रोको ये कांग्रेस का पहला एम है और इसी के लिए सोनिया गांधी ने कहा है कि हमारी तैयारी पूरी है। उनको पता है वो सरकार बनाने नहीं जा रही है, लेकिन मोदी का खेल खराब करने की इच्छा रखती है कांग्रेस पार्टी और पूरी शिद्दत के साथ रखती है। प्रदीप जी, आप अपनी बात भी जारी रख सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि सोनिया गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी की शिद्दत का कुछ फल, कुछ इनाम, कुछ मिलने वाला है? देखिए, जो सोनिया गांधी के बयान को मैं इस नजरिए से देखता हूं और ये बहुत लोगों का नजरिया है देश के अंदर कि अगर हम एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल की बात करें तो फ्रॉम द 1999 टू 2014 ये एक, आप ध्यान से सारे सर्वों को देखें तो एक पार्टी विशेष को हर बार बढ़ाने की कोशिश की जाती है और एक पार्टी विशेष को हमेशा कम
सीटें दी जाती यूपीए को आप कितनी दे रहे हैं सीट? नहीं, मैं इस बात को पूरी कर लूं तो ज्यादा बेहतर होगा। और होता इससे उलट आता रहा है। तो एक कॉमन लोगों के मन में भी जो इन ओपिनियन पोल को मनोरंजन भी कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग इसको सही भी मानते हैं। और जी 99 के जो एग्जिट पोल हैं वो लगभग ठीक थे, 2004 और 2009 के गड़बड़ थे। नहीं, वही कह रहा हूं, 99 से आप जोड़ लीजिए कि मैंने शब्द इस्तेमाल किया, एक पार्टी विशेष को हमेशा ज्यादा सीट दी जाती है और एक पार्टी विशेष को कम सीट दी जाती है। ये आप देख लीजिए वहां पर आप उठाकर। तो मैं ये कहना चाहता हूं इसके पीछे कि ये इतनी बार ऐसा हो चुका है। तो एक बार जो कांग्रेस का सोनिया गांधी की आशा है, जो अपेक्षा है, या मोदी रोको अभियान है, उसके पीछे ये भी एक रीजन मजबूरी है कि हार से पहले हार कैसे हो सकता है। और तो ये मजबूरी यूपीए को आप कितने नंबर दे रहे हैं? यूपीए को मैं 110 दे रहा हूं। 110 दे रहे हैं। और अदर्स को 213। 213। तो आपकी जो दूसरी कंडीशन है जिसमें आप कह रहे हैं कि अगर मोदी लहर हुई तो उसमें आप कितने दे रहे हैं? देखिए, मोदी लहर है तो फिर तो थमेगा नहीं मामला। और अगर ये लहर है, दे लीजिए, अगर ये लहर है तो आप इसको पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? नहीं, हम इसलिए नहीं पकड़ पा रहे हैं, शायद मेरे मोतिया बिंद है और मैं इसलिए नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि मैंने बार बार मोतिया बिंद, हाँ, मोतिया बिंद, और कि उत्तर प्रदेश और बिहार में मुझे भारतीय जनता पार्टी ठीक से बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, जैसा कि लोगों को आकलन दिख रहा है। बिहार का मैंने आपको विश्लेषण किया ही कि अगर ऐसा है तो जेडीयू को क्यों नहीं, बीजेपी को क्यों नहीं नुकसान होगा। ठीक यही मैं उत्तर प्रदेश में सोच रहा हूं, जो 33 सीटें हैं, जहां पर 4 सीटें थी, वहां पर कितना गेन करेंगे। वेस्टर्न यूपी की मैं बात मानता हूं कि वहां 10 में से आप 10 सीट दे सकते हैं, 8 या 2 दे सकते हैं। रोहिलखंड में भी एक बड़ा चंक दे सकते हैं आप भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जब ये आगे ये मैनपुरी इधर की ओर इटावा होते हुए कानपुर, आगरा, इलाहाबाद की ओर ये जब लहर जो सो कॉल्ड है, मोदी लहर पर आपका दिलचस्प आंकड़ा इस वक्त स्क्रीन पर है 260 मैंने तो मोदी लहर में यूपीए का आंकड़ा नहीं, अनंत है वो, फिर वो अनंत है। फिर आप कुछ नहीं समझ रहे मोदी लहर में। मोदी देखिए, लहर जब चलती है ना तो फिर कोई चीज बचती नहीं, सब किनारे टूट जाते हैं, सब चीजें डूब जाती हैं अगर लहर चलती है। लेकिन ये अगर लहर नहीं चलती है तो ये मेरा आकलन है कि इसके आसपास ही चीजें ठहरनी चाहिए। क्षेत्रों में लहर हो, लहर असीम है अगर उसके भौगोलिक विस्तार है, लेकिन भौगोलिक सीमाओं में भी एक लहर होती है और उसके आधार पर भी हम आकलन कर सकते हैं। जैसे का मतलब यह हुआ कि साउथ में लहर नहीं हो सकती है, लेकिन एक क्षेत्र विशेष में अगर लहर है तो उसको मानेंगे नहीं। देखिए, आप एक सही के निशान बनाइए, इधर तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक चले जाइए कि केरल में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। ये 214 सीटें हैं। हाँ संतोष जी, मैंने कहा भैया बैक बेंचर्स को भी देख लो। नहीं सर, आपने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि 1999 के बाद जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं या मोटे तौर पे आंकड़े आए हैं पहले या बाद में, उनमें एक पक्ष को ज्यादा दिया गया है, दूसरे पक्ष को कम दिया गया है। इस आरोप के प्रमाण में कुछ आपके पास कहने के लिए है ये आपकी धारणा है? नहीं, धारणा नहीं, ये बायसेस है। ये पर मैं संतोष जी ये कहता हूँ, अनिल राज्यों के विधानसभा के देखिए अनिल जी, आप ऐसा करेंगे, यहाँ पोडियम पर आ जाइए, पोडियम पर आ जाइए। प्रदीप सौरभ जी कह चुके हैं सर। इसका जवाब तो दे लेने दो यार, 1 मिनट। हाँ, अच्छा, मैं कह रहा हूं कि ये बायसेस है और इस बार का जो चुनाव है वो बहुत विशिष्ट चुनाव है। ये विशिष्ट इसलिए चुनाव है कि जो करने वाले कि आप नहीं बायसेस है। आप फिर ये सही क्यों नहीं निकल रहे हैं? ये बार बार मेथोडोलॉजी गलत क्यों हो जा रही है? नहीं, साइंस क्यों गलत हो रहा है लगातार? एक ही नहीं, करेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अरे एनके सिंह जी, इसमें करेक्शन क्यों नहीं हो रहा? अगर एक बार आप गड्ढे में गिरते हैं तो आप बच के चलते हैं। सिचुएशन है, इंडिया यूनिक है उसके मामले में, इंडिया यूनिक है। अगर अमेरिका फिर ये भी है कि 121 हमारे पास समय कम है, अनिल जी को भी समय देना है और शो का समय भी खत्म। और ये एक लाइन कह के मैं जाना चाहता हूं कि ये चुनाव इंडिया इंक और भारतीय जनता पार्टी मिल के चुनाव लड़ रही है, इस देश के पूंजीपति और इस देश के 121 करोड़ जनता के बीच का ये चुनाव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सौरभ जी। अनिल जी आ जाइए। ताली नहीं बजाने मना है, वरना बजा देते। जो आपने आंकड़ा दिया, मैंने कहा कि मेरा न्यूनतम एनडीए के लिए 250 है, अधिकतम की मैं कोई सीमा तय नहीं कर रहा। मुझे लगता है अब आप बदल रहे हैं। नहीं बदल नहीं, आपने बाकी 15, मैंने कहा था 250 से 250 तक।
तो ठीक तो है, क्या प्रॉब्लम और है? दूसरा जो उल्टा किया है, आपने 275 बोला एनडीए के लिए। हाँ हाँ, मैंने कहा 250 से 350। हाँ, तो वही 275 ही है, एनडीए 275 ही है। मैंने कहा था न्यूनतम 250, अधिकतम इससे ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो एक बीच का हो गया 275, है ना। और जो दूसरा आपने उल्टा कर दिया, वो जो अदर्स का था वो आपने यूपीए में लिख दिया। अदर्स आपने 150 दिए हैं। हाँ, और आपने यूपीए को मैं 125 से ज्यादा सीटें नहीं देने को तैयार हूं। नहीं, इसमें मेरे पास 150 लिखी हुई है। आप कह रहे कि ये अदर्स का आंकड़ा है। हाँ ठीक है, इसको उल्टा कर देते हैं, हम लोग बहस कर सकते हैं तब। तो जो कई बातें मैं ज्यादा राज्यों में नहीं गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में एक आध जगह गया। ये पहला चुनाव हमने देखा, अभी हमने चर्चा की 77 की, 77 में भी शुरू के दिनों में, तब हम स्टूडेंट थे, इंटर पास किया था, रैलियां हो रही थी, लेकिन इतना लगता नहीं था कि इस तरह से उल्टेगा। और वो भी सिर्फ उत्तर भारत तक रह गया था। दक्षिण में हमने देखा कि तब भी कांग्रेस की इतनी खराब गति नहीं थी। इस बार जो चुनाव है, भी कांग्रेस की इतनी खराब गति नहीं थी। इस बार जो चुनाव है वो मोदी की जो लहर है उसका अपना मतलब है, उससे ज्यादा मतलब कांग्रेस की खराबी का है। जो मुख्य पहलू मुझे नजर आया चुनाव में, प्रधानमंत्री पद का सिर्फ एक दावेदार है, एक उम्मीदवार है मैदान में, जैसे उसके सामने दूसरा कोई खिलाड़ी है ही नहीं। थर्ड फ्रंट के नाम पर हम थर्ड फ्रंट की बात करते हैं, थर्ड फ्रंट के नेता चुनाव से पहले मिलने को तैयार नहीं है। अभी संतोष जी बात कर रहे थे, तब नेशनल फ्रंट वीपी सिंह साहब थे, हरकिशन सिंह सुरजीत थे, ये लोग मिलके एक्सरसाइज करते थे, देवीलाल थे, और एक मोर्चा पहले ही बन गया था। और साउथ की पार्टियां अलग, लेफ्ट अलग, सबके साथ मिलके, मुझे याद है राजस्थान में बीजेपी और जनता दल का समझौता हुआ था, एक सीपीआई को मिली, 12 बीजेपी को, 12 जनता दल को, 25 की 25 जीते थे। उस चुनाव में मैं अटल जी के साथ गया भी था कवर करने के लिए। तो ये जो माहौल था, तब भी वीपी सिंह शुरू में डरे हुए नेता थे, वो धीरे धीरे उभरे, हम उनके अब उन बातों में नहीं जाएंगे, लेकिन माहौल एक बना था। पर ये बात अलग है, मुद्दा उस समय अकेला भ्रष्टाचार था, और वो भ्रष्टाचार में भी मुझे याद है उनकी सभाओं में वो जेब से एक पर्ची निकालते थे कि भैया अब तो पता लग गया, ये रहा स्विस बैंक का खाता नंबर, सरकार बनेगी और पैसा आएगा। वो उसका बाद में क्या हुआ, ये तो अरविंद केजरीवाल ने भी पर्चियां निकाली। वो तो ये जो अब इस बार का जो चुनाव है, इसमें जनता स्वयं त्रस्त थी, मोदी के लिए ज्यादा करने के लिए नहीं, जरूरत भी नहीं थी उनको, क्योंकि लोग महंगाई से, भ्रष्टाचार से आजिज थे। राजीव गांधी की सरकार से 89 में आम जनता उतनी आजिज नहीं थी जितनी अब इस यूपीए की सरकार से 5 साल में पिछले खासतौर से आजिज हुई। यानी अब मोदी की लहर से ज्यादा कांग्रेस का कहर, कांग्रेस का खराब प्रदर्शन जो रहा, और लोग त्रस्त थे, और भ्रष्टाचार अब ओपन भ्रष्टाचार था। तब एक बोफर्स का भ्रष्टाचार था जिस पर सीएजी की एक रिपोर्ट थी खाली। अब की बार लोगों ने खुद देखा, लोग मुकदमे कायम हुए, जेल गए, जमानतें हुई, सब चीजें सामने आई लोगों के। तो इस चुनाव में ये मैंने इसको, और मोदी की जो लहर है उसमें कोई मुझे स्वीकार करने में संकोच नहीं है कि मोदी एक फिनोमिना बन गए इस चुनाव में। ऐसा कोई चुनाव हमने पहले कभी नहीं देखा। 77 में हमने पॉलिटिकली हम कह सकते हैं होश था, उसके बाद 84 की भी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अंदर ही अंदर आक्रोश था लोगों में। लहर उस तरह से विजिबल नहीं थी, वो 400 से ऊपर सीटें आई, सबका सफाया हो गया, लोगों की सहानुभूति थी। पर ये जो लहर है, इस बार मोदी एक फिनोमिना बन गया, और मोदी गांव गांव सब जगह गया। मैं आपको बताऊं, बात पर जो कास्ट क्वेश्चंस की बात, मैं दीपक भाई आपसे कहा था कि मैं ज्यादा नंबर देने से इसलिए डरता हूं क्योंकि मेरे आकलन गलत साबित हो रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 160, 70, 75 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं था अखिल मुलायम सिंह यादव को, उनकी 224 सीटें आ गई। बिल्कुल। तो मतदाता का जो मानस है, वो कहीं ना कहीं क्लियर मेजोरिटी देने का मानस बन रहा है, एक स्थायी सरकार का मानस है। किसने कल्पना की थी कि 200 सीटों वाले राजस्थान में कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट जाएगी? इतना खराब प्रदर्शन, जबकि अशोक गहलोत की सरकार का कामकाज खराब नहीं था। तो ये जो मानस है, क्या आप मतदाता के मानस को पढ़ेंगे? और ये हमने राजस्थान में भी देखा। राजस्थान, हम लोग कह रहे सारे एग्जिट पोल खराब, कहां खराब हुए? राजस्थान में एग्जिट पोल से ज्यादा बीजेपी को सीट मिली। बिल्कुल अनिल जी, मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें मिली। तो एग्जिट पोल 2004 और 2009 में फेल हुए थे, 98, 99 में ठीक थे। तो मुझे लगता है कि जो स्थिति है, कहीं ना कहीं मुझे कोई संदेह नहीं है कि मोदी की सरकार बनेगी, और 250 नंबर कम से कम एनडीए का मिनिमम आएगा, और उस पर सरकार कोई नहीं रोक सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल बंसल जी। अब आ गया अनुराग कि हम देख लें कि इन सबका बीच का आंकड़ा क्या बैठता है। जी, ओवरऑल आंकड़ा क्या कहता है? 16 पत्रकारों का औसत, पहले 8 पत्रकारों का दीपक जी आप बता सकते हैं, फिर 16 पत्रकारों का हमारे, ये एनडीए का आंकड़ा है दीपक जी। यहां सरकार नहीं बनती दिख रही है अभी। 16 बड़े पत्रकारों का अगर औसत देखा जाए तो यूपीए 123, 543 में से। अदर्स का भी देख लेते हैं, अदर्स का क्या आंकड़ा आता है।
लगभग 22 सीटें उसको लगेंगी, 272 272 के मैजिकल 24 सीटें लगेंगी और 24 सीटें जुटाना मुझे नहीं लगता कि मुश्किल होगा। लेकिन अगर औसत 248 आ रहा है, अशोक टंडन जी से पूछते हैं, बड़ा अनुभव है, अंदर से सरकार को देखा है अशोक टंडन जी ने। टंडन जी, इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश का जो इस बार सबसे ज्यादा रोल रहने वाला है सरकार में, क्योंकि 2 नए राज्य जो बन रहे हैं उनमें जो भी सत्ता में आने वाले हैं उनके कोई बहुत स्ट्रांग लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है, इसलिए वो इधर झुकेंगे। और जैसा जगन तो पहले से ही कह रहे हैं कि बनने के बाद मैं तो मोदी इंडिया न्यूज पर 272 घंटों का महा कवरेज लगातार जारी है। जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। प्रेजेंटिंग हाई परफॉर्मेंस ट्यूबलेस टायर्स, जेके टायर, टोटल कंट्रोल। ये लो जी, ये ऐसी कुर्सियां किसके लिए बना रही है? अरे लल्ला, ये जो फूल वाली है नरेंद्र भाई की पार्टी की है जी? सही है। ये हाथ वाली कुर्सी, ये श्योर नहीं थे कौन बैठेगा इस पे, तो मैंने ना इसको थोड़ा सा। अच्छाई की एक अलग चमक होती है। रजनीगंधा सिल्वर पर्ल्स, सिल्वर कोटेड इलायची। आजकल त्योहारों में वो पहले वाली बात नहीं रही। भाई साहब, पार्ले जी, वही पहले वाली बात। अरे तुम खेत पे नहीं गए? शहर जा रहा हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने। रोज का आना जाना, तुम्हारे फसल को कीड़े खा जाएंगे। कोराजन है ना, इसीलिए बार बार खेत पे नहीं जाना पड़ता। पेश है डुबॉन्ट कोराजेन। ये देता है कंसुआ और चोटी भेदक कीटों से लंबे समय तक नियंत्रण, जिससे गन्ना बने ज्यादा लंबा और मोटा भी। डुबॉन्ट कोराजेन, जिंदगी बदल दे। क्या बात है? सर जी, सही रिपोर्ट ये है कि बिजली की चोरी हो रही है। सबके हस्ताक्षर? यानी पूरा गांव आया है मेरे साथ। इस सवारी को तो भार उठाने की आदत है, आप उठा पाएंगे? देखता हूँ। TVS एक्सेल सुपर हैवी ड्यूटी, एक नई सोच। जब त्वचा हो इतनी सेंसिटिव, ट्राई जॉलम माइल्ड क्रीम ब्लीच विद एलोवेरा प्रोटेक्शन। गेट इंस्टेंट फेयरनेस विद केयर। मोहिनी पिया क्या जिंदगी को आज तुमने खुल के जिया। मोहिनी चाय, मोहिनी पियो, खुल के जिया। घर से निकल पड़े तो ये पहिए कितना कुछ दिखाते हैं। जैसे ट्रिप चाहे कितनी ही छोटी हो, कर्नल साहब का स्टॉक हमेशा साथ चलता है। और मदुराई का रास्ता बताता है कि साडा गुरप्रीत तमिल भी बोल लेता है। तो राहों की उंगली थामो और निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। जेके टायर, टोटल कंट्रोल। हरवा करेला हरवा भिंडी और प्योर का जादू है ये सारा। हरवा भिंडी और करेला मसाला, राजा आर प्योर मसाला। हमारा संकल्प कि कैंट आरओ से अपने परिवार को देंगे 100% सुरक्षा और 100% सेहत। कैंट के आरओ और यूवी से घुली हुई अशुद्धियां भी निकले और मिनरल्स बने रहे। आप भी जुड़िए और पिए सबसे सुरक्षित पानी। My name is Sid Makkar. I came to discover Brazil in the Ford EcoSport in search of a new profile picture. I was more than just a coward, I was handsome too, I felt nothing when you flew. Wherever you live, you can expand your world with the Ford EcoSport, India's most awarded vehicle. क्या रात क्या सुबह, हर दिल चाहे दिलरुबा। दिलरुबा पान मसाला। ये रॉकी का स्टाइल है। रॉकी के स्टाइल अनेक, रंजीत रॉकी अपना अपना स्टाइल है। हमारा संकल्प कि कैंट आरओ से अपने परिवार को देंगे 100% सुरक्षा और 100% सेहत। कैंट के आरओ और यूवी से घुली हुई अशुद्धियां भी निकले और मिनरल्स बने रहे। आप भी जुड़िए और पिए सबसे सुरक्षित पानी। एक्टर बनने का सपना मैंने यही देखा था, बैंड बज गई थी। मिलने मीलों दूर बुलावे ना, मिले तो नींद ना आवे, सपने हैं
नाच नचावें, भटके हम बन बंजारे, क्या क्या देखे नजारे, सपनों संग रात बिताने मुझ चला। मीनू कसरत करने के बाद मुझे मेरा सपना दिखता था, बड़ा पर था, लेकिन आपको तो बस टच करना है। स्पाइस 506 स्मार्टफोन, 5 इंच LCD स्क्रीन है, HD क्वालिटी की पिक्चर है, तो देखिए बड़े बड़े सपने बड़े पर्दे पर। स्पाइस 506 मिलाए सपनों से। ओए काके, ऑमलेट चाहिए। 10 अंडा। ओए संता, बता दे गर्मी में अंडा नहीं बनता। कौन कहता है गर्मी में अंडा नहीं बनता? अंडे बना दे। अंडे खाओ, गरम धरम बन जाओ। एक्शन। अरे सर को एसिडिटी हो गई थी। ये लो सोडा जी। सोडा जी। एसिडिटी से तुरंत राहत। सोडा जी। आने दो, आगे आने दो। कुछ गड़बड़ है। इस साल इतना ज्यादा वजन? भाई क्या छुपाया है ट्रॉली में? छुपाया नहीं, कोराजन लगाया है। अब मेरी फसल को कीड़े नहीं खाते। पेश है डुबॉन्ट कोराजेन। ये देता है कंसुआ और चोटी भेदक कीटों से लंबे समय तक नियंत्रण, जिससे गन्ना बने ज्यादा लंबा और मोटा भी। डुबॉन्ट कोराजेन, जिंदगी बदल दे। जब बात हो कम कीमत में ज्यादा धुलाई की, तो मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ विदिशा डिटर्जेंट पर। तो आप भी लाइए विदिशा डिटर्जेंट पाउडर व केक। विदिशा अब तक की खास खबरों के प्रस्तुत करता है प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। MDH सह प्रायोजक शुद्ध पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। पीएम की विदाई डिनर पार्टी में सोनिया ने जताया जीत का भरोसा, कहा हमारी तैयारी पूरी, एग्जिट पोल की परवाह नहीं, कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के संपर्क में। नतीजों से पहले प्रधानमंत्री की विदाई की औपचारिकताएं शुरू। मनमोहन के सम्मान में सोनिया ने अपने घर पर दी डिनर पार्टी, लेकिन राहुल के शामिल न होने से उठे सवाल। सरकार बनने से पहले बीजेपी में सीनियर नेताओं पर मंथन। गांधीनगर में मोदी के साथ हुई राजनाथ, जेटली और गडकरी की मैराथन बैठक। आडवाणी और जोशी की भूमिका पर चर्चा। संसद में आडवाणी निभा सकते हैं बड़ा रोल, सूत्रों से खबर। स्पीकर बनना चाहते हैं बीजेपी के पितामह। गडकरी ने कहा मोदी और राजनाथ तय करेंगे आडवाणी की भूमिका। नतीजों से पहले रूठों को मनाने में जुट गए मोदी। दिल्ली में राजनाथ और गडकरी ने की सुषमा से मुलाकात, सूत्रों से खबर। राजनाथ ने सुषमा को दिलाया सम्मानजनक पद का भरोसा, CCS में मिल सकती है जगह। और नतीजों के बाद अजय माकन पर गिर सकती है गाज, कांग्रेस सूत्रों से खबर। पार्टी चुनाव के दौरान मीडिया सेल के काम से नाखुश।